वेरी गुड मॉर्निंग साथियों। बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पर डिस्कशन कर चुके थे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पर डिस्कशन करेंगे, जिसके एक्चुअल में दो पार्ट रहेंगे, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एक्चुअली जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर था उसको बाइपोलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें करंट कंडक्शन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बिकॉज ऑफ होल्स होता है, अर्थात दो प्रकार के आवेश वाहकों के कारण करंट का कंडक्शन होता है। दैट्स वाई उसे द्विध्रुव संधि ट्रांजिस्टर कहा जाता है, जबकि FET को एकल ध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर कहा जाता है क्योंकि इसमें करंट कंडक्शन या तो बिकॉज ऑफ होल्स रहेगा या बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है, जबकि बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। ये डिफरेंस भी अपन देखेंगे और मेजर जो डिफरेंस रहेगा बीजेटी और एफईटी में, बीजेटी में आपने देखा कि जो इनपुट सर्किट होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है, जबकि आउटपुट सर्किट रिवर्स बायस में होता है। इट मीन्स यदि आप ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में वर्क करवाना चाहते हैं तो आप इनपुट सर्किट को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं और आउटपुट सर्किट को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, जबकि एफईटी की केस में इनपुट जो सर्किट होता है वो रिवर्स बायस में कनेक्टेड होता है। इट मीन्स इनपुट सर्किट के करस्पॉन्डिंग जो इम्पीडेंस होगी वो लार्ज इम्पीडेंस होगी क्योंकि रिवर्स बायस में कनेक्टेड है, इसलिए लार्ज इम्पीडेंस रहेगी। इस टाइप के डिफरेंसेस पर अपन डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज का सबसे पहला जो टाइटल रहेगा वो रहेगा एफईटी पर एक जनरल सा डिस्कशन। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मीन्स वह ट्रांजिस्टर जिस पर फील्ड का इफेक्ट होता है उसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। बट कौन से फील्ड का इफेक्ट होता है एक्चुअल में? इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा। मीन्स व्हाट? पोटेंशियल का इफेक्ट होगा और पोटेंशियल के इफेक्ट के साथ ही आप जो ड्रेन करंट फ्लो होती है उसमें उस ड्रेन करंट में वेरिएशन देखेंगे कि ड्रेन करंट का मान किस तरह से कम हो जाएगा, किस तरह से ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स ड्रेन करंट में जो वेरिएशन होगा वो पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा, इसलिए अपन इसको कहते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो टाइटल डालें सबसे पहले FET, पूरा नाम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मीन्स हिंदी में आप लिखना चाहें तो क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। सबसे पहला ही शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पर किस क्षेत्र का प्रभाव होता है? इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव होता है इस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड, वह ट्रांजिस्टर जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। और जो दूसरा डिस्कशन बनता है इसको यूनिपोलर डिवाइस कहते हैं। यूनिपोलर डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें करंट कंडक्शन या तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा या बिकॉज ऑफ होल्स होता है, जबकि बीजेटी को आप देखेंगे तो बीजेटी में करंट कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है और होल्स की वजह से होता है। जब आप पीएनपी ट्रांजिस्टर पर डिस्कशन करते हैं तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों की वजह से करंट फ्लो होती है। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं, और वहाँ भी दोनों चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होती है। बट एफईटी के केस में या तो इलेक्ट्रॉन होता है या होल। एफईटी को जनरली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और एक को कहते हैं मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दोनों में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पर डिस्कशन करेंगे जिस पर फील्ड का इफेक्ट होगा एक्चुअल में, इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज के साथ वेरिएशन देखेंगे। और जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट जो ट्रांजिस्टर होता है ये कैपेसिटेंस या धारिता के प्रभाव पर आधारित होता है। जब इस पर डिस्कशन करेंगे तो देखेंगे कि ये धारिता के प्रभाव पर किस तरह से आधारित होता है। तो मॉसफेट जो है वो धारिता के प्रभाव पर आधारित रहता है। JFET को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और जो डिवाइडेशन है वो रहेगा एन चैनल JFET और एक को कहते हैं पी चैनल JFET। मॉसफेट को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं एनहेंसमेंट मॉसफेट मीन्स संवर्धी मॉसफेट, और एक को कहते हैं डिप्लीशन मॉसफेट मीन्स अवक्षय मॉसफेट जिसको डी मॉसफेट कहते हैं।
इन दोनों को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एन चैनल ई मॉसफेट और पी चैनल ई मॉसफेट। ऐसे ही इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एन चैनल डी मॉसफेट और पी चैनल डी मॉसफेट। इन दोनों में भी बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा एनहेंस मॉसफेट और डिप्लीशन मॉसफेट में। लेकिन अभी जो अपने डिस्कशन का पॉइंट रहेगा वो रहेगा CFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में भी एन चैनल पर डिस्कशन करेंगे। और एन चैनल CFET होता है, इसमें एन टाइप के सेमीकंडक्टर की छड़ काम में ली जाती है और इसमें पी को डिफ्यूज किया जाएगा। इस पर पूरी वर्किंग प्रोसेस पर डीपली स्टडी करेंगे, पोटेंशियल के साथ वेरिएशन भी देखेंगे। और वेरिएशन देखने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये पता लगा कि FET और BJT में जो मेजर डिफरेंस रहता है वो मेजर डिफरेंस क्या क्या है, इस बात पर अपन डिस्कशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये डिफरेंस देखते हैं। तो टाइटल डालें एक बार, डिफरेंस बिटवीन BJT एंड FET। देखो फर्स्ट जो डिफरेंस है वो आपने देख लिया कि ये बाइपोलर होती है, BJT का मतलब बाइपोलर डिवाइस, और ये यूनिपोलर डिवाइस। यूनिपोलर डिवाइस मींस एकल ध्रुवी डिवाइस। और ये द्विध्रुवी डिवाइस। क्यों कहते हैं इसको बाइपोलर? तो लिखेंगे इसमें करंट कंडक्शन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होता है। इसमें लिखेंगे करंट कंडक्शन या तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा या बिकॉज ऑफ होल्स होगा। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने एन चैनल लिया है कि पी चैनल लिया है। पॉइंट नंबर 3 पर डिस्कशन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट नंबर 3। देखो BJT की बात करते हैं। BJT में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यदि आप लेते हैं तो ये कॉमन एमिटर है। NPN ट्रांजिस्टर पर डिस्कशन कर लेते हैं, ये कलेक्टर होगा और ये बेस टर्मिनल होगा। आउटपुट में जो करंट मिलेगी वो IC होगी और इनपुट जो करंट होगी वो IB होगी। इसके लिए यदि आप करंट गेन डिफाइन करते हैं तो आप कहते हैं आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट इज IB। इट मीन्स आउटपुट करंट IC इक्वल्स टू बीटा IB। यदि IB में चेंज होगा तो IC में चेंज होगा। IB का मान इंक्रीज करेंगे तो IC का मान इंक्रीज होगा, IB का मान डिक्रीज करेंगे तो IC का मान डिक्रीज होगा। इट मीन्स आउटपुट करंट कंट्रोल की जाती है इस इनपुट करंट के द्वारा, इसलिए इसको करंट कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि यह एक करंट कंट्रोल डिवाइस होती है, करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। ऐसी ही बात यहाँ पर करते हैं। और वो बात करने से पहले एक छोटी सी बात पर डिस्कशन करते हैं कि आपके पास BJT में 3 टर्मिनल होते हैं, जिन 3 टर्मिनल को आप डिफाइन करते हैं E, B और C। ऐसे ही FET में आपके पास 3 टर्मिनल होंगे और उन 3 टर्मिनल को आप डिफाइन करेंगे सोर्स, ड्रेन और गेट से। S फॉर सोर्स, D फॉर ड्रेन एंड G फॉर गेट। ये 3 टर्मिनल होते हैं और किस तरह से डिफाइन किया जाता है ध्यान दें। मान लो एन चैनल पर डिस्कशन कर रहे हैं तो एन चैनल FET बनाने के लिए, जिसको अपन जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं, JFET बनाने के लिए एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर लिया जाता है और उसमें 2 पी टाइप के सेमीकंडक्टर डिफ्यूज किए जाते हैं, हाईली डिफ्यूज किए जाते हैं। और इसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल को कहते हैं सोर्स, दूसरे को ड्रेन और ये एक गेट। दोनों तरफ गेट कनेक्टेड होते हैं, गेट टर्मिनल जो इंटरनली आपस में कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर ओमिक कॉन्टैक्ट, धातु की परत रहती है जिसको ओमिक कॉन्टैक्ट कहते हैं अपन, मेटल कॉन्टैक्ट किया जाता है। हर टर्मिनल पर मेटल कॉन्टैक्ट रहता है, ऐसा BJT में भी रहता है। ध्यान दें, ये जो गेट है, गेट टर्मिनल इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। इस कंडीशन में जब आप देखेंगे इस FET पर अपन डिस्कशन करेंगे तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के केस में ड्रेन करंट फ्लो होती है, ड्रेन करंट। और ये जो ड्रेन करंट होगी
जिसको अपन ने आईडी से डिनोट किया, ये ड्रेन करंट एक्चुअल में इस जी और एस के बीच स्थित पोटेंशियल के द्वारा कंट्रोल की जाएगी। जब आप पोटेंशियल का मान वेरी करेंगे तो ड्रेन करंट का मान कुछ अलग होगा। जब आप पोटेंशियल का मान इंक्रीज या कम ज़्यादा करेंगे, वेरिएशन करेंगे, तो ड्रेन करंट में वेरिएशन आएगा। इट मीन्स ड्रेन करंट जो है वो इस VGS का फंक्शन होगी, वो इस VGS पर डिपेंड करेगी। तो अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं कि ड्रेन करंट इज अ फंक्शन ऑफ VGS। यदि ड्रेन करंट इस VGS का फंक्शन है, ड्रेन करंट इस VGS के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। VGS क्या है? गेट और सोर्स के बीच में वोल्टेज। तो अपन कह सकते हैं कि जो ये ड्रेन करंट फ्लो हो रही है वो इस वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। दैट्स व्हाई FET इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। इसीलिए कहते हैं FET एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस पूरे टॉपिक में, किस तरह से वोल्टेज VGS के द्वारा अपन आईडी को कंट्रोल करेंगे, इस बात पर डिस्कशन करेंगे जब इसकी वर्किंग प्रोसेस पढ़ेंगे अभी। तो 3 पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर अपन ने डिस्कशन किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर अपन डिस्कशन करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 4 जो है वो 4 है कि BJT की साइज लार्ज होती है कंपैरेटिव टू FET। इसकी साइज लार्ज होती है और इसकी साइज स्मॉल होती है। इसीलिए आईसी का जब फैब्रिकेशन किया जाता है तो आईसी के फैब्रिकेशन में हमेशा FET का यूज किया जाता है, क्योंकि BJT का यूज करने के कारण ये ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करता है, इसलिए प्रॉपर वे नहीं होता है वो। इसलिए हमेशा आईसी के फैब्रिकेशन में FET का यूज किया जाता है। और दूसरा, पावर कंजप्शन भी ये लार्ज करता है। लार्ज पावर कंजप्शन होता है, वहाँ स्मॉल पावर कंजप्शन होता है। तो ये भी अपन डिफरेंस लिख सकते हैं। लार्ज पावर कंजप्शन करता है और वो स्मॉल पावर कंजप्शन करता है, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा भी अगर अपन देखना चाहें तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी लेस होती है, लेस थर्मल स्टेबिलिटी। टेम्परेचर चेंज होने के साथ ही ये क्यू पॉइंट इजीली फ्लक्चुएट कर पाता है, इसलिए ये बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देता है, जबकि उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। थर्मल स्टेबिलिटी भी बेस्ट होती है, मीन्स अच्छी है। तो इस तरह से कुछ इनमें डिफरेंसेस थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखो, जब अपन डिस्कशन करते हैं FET पर, तो FET के 2 टाइप हैं, JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। JFET को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, JFET और जिसको अपन कहते हैं PFET, मीन्स P चैनल और N चैनल। अपना जो डिस्कशन रहेगा वो पूरा का पूरा N चैनल FET पर रहेगा, और N चैनल FET में अपन डिफरेंट वेरिएशंस करेंगे और उसी के करस्पॉन्डिंग आउटपुट रिसीव करेंगे। पहले N चैनल JFET जो आपके पास है उस पर डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में N चैनल क्यों कहा। इसमें N टाइप के अर्धचालक की जो छड़ ली जाती है, और जो छड़ लेते हैं अपन, वहाँ पर आप P सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज करते हैं, जो इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। N टाइप के सेमीकंडक्टर की छड़ लेंगे और P को डिफ्यूज करेंगे, हाईली डिफ्यूज किया जाता है। P टाइप का सेमीकंडक्टर आपने डिफ्यूज कर दिया, जैसे ही P टाइप का सेमीकंडक्टर डिफ्यूज करेंगे तो आपके पास एक PN जंक्शन बन जाएगी, और पूरी की पूरी कहानी इस PN जंक्शन के इर्द गिर्द घूमती रहेगी FET में। तो वो पूरी वर्किंग प्रोसेस पर अपन डिस्कशन करेंगे और ये चेक करेंगे कि G और S के बीच में जब आप वोल्टेज का मान वेरी करेंगे, वोल्टेज में वेरिएशन करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये ड्रेन करंट जो होगी किस तरह से वेरी होगी या किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा। तो टाइटल डालें, सबसे पहले छोटी सी बात पढ़ते हैं। N चैनल JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या कहता है? N चैनल JFET शॉर्ट में लिखेंगे बहुत ही। इसमें N टाइप के अर्धचालक की छड़ होती है, अर्धचालक की छड़ होती है। यदि आप बनाना चाहें N चैनल JFET को तो अपन किस तरह से बना सकते हैं? ये N टाइप का चैनल रहेगा। इसको चैनल क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ से
जो बीच का जो एरिया दिखाई दे रहा है इससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे एन चैनल में और आपको ड्रेन करंट प्राप्त होगी। इस बात पर भी अपन डिस्कशन करेंगे। और पी को आपने डिफ्यूज किया है, 3 टर्मिनल होते हैं, इसको कहते हैं सोर्स, ये ड्रेन टर्मिनल और ओमिक कांटेक्ट होता है यहाँ पर। जो गेट टर्मिनल होंगे वो इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। ये जो आपके पास है वो एन चैनल जेएफईटी है और सिंबॉलिक रूप में इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है। जिस तरह से बीजेटी का सिंबल था वैसा ही कुछ इसका सिंबल है। 3 टर्मिनल से डिनोट करेंगे, ये सोर्स टर्मिनल होगा, ये ड्रेन टर्मिनल होगा और ये गेट टर्मिनल होगा। जब एन चैनल की बात की जाएगी तो एन चैनल के लिए ये साइन इनवर्ड रहेगा और जब पी चैनल की बात की जाएगी तो ये साइन आउटवर्ड रहेगा। तो ये सिंबॉलिक डायग्राम है किसका, एन चैनल जेएफईटी का, जबकि एक्चुअल प्रोसेस इससे होगी। इस पर अपन डिस्कशन करेंगे कंप्लीटली। अच्छा, ऐसी बात कुछ कर लेते हैं पी चैनल जेएफईटी पर। तो टाइटल डालें पहले, पी चैनल जेएफईटी। पी चैनल जेएफईटी क्या कहते हैं? सिंबॉलिक डायग्राम यदि बनाना चाहें सबसे पहले तो ये होगा सोर्स, ड्रेन एंड गेट टर्मिनल और इसमें आउटवर्ड, ये रहेगा इसका सिंबॉलिक डायग्राम। अच्छा, यदि आप बनाना चाहें ब्लॉक फॉर्मेशन में तो ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर रहेगा और डिफ्यूज किया जाएगा एन टाइप का सेमीकंडक्टर। ये टर्मिनल रहेगा सोर्स, ये ड्रेन और ये दोनों टर्मिनल गेट रहेंगे जो इंटरनली कनेक्टेड रहेंगे। ये जो बीच का वे है ये चैनल की तरह बिहेव करता है, ये चैनल कहलाता है। अच्छा, ये एग्जाम 2015 एग्जाम में डायरेक्ट इसका नोटेशन दिया हुआ था, ये पूछा गया था 2015 आरपीएससी एग्जाम फर्स्ट ग्रेड में। सिंपल सा क्वेश्चन, पी चैनल जेएफईटी में पी टाइप की अर्धचालक की छड़ ली जाती है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस रहेगा, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनका सिंबॉलिक डायग्राम भी याद रखना है कि किस में इनवर्ड और किस में आउटवर्ड साइन है। अच्छा, अब अपन वर्किंग प्रोसेस पर डिस्कशन करते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। टाइटल डालें, वर्किंग प्रोसेस ऑफ एन चैनल जेएफईटी, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पर डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से समझेंगे वर्किंग प्रोसेस ऑफ एन चैनल जेएफईटी। अलग अलग वोल्टेज, अलग अलग पोटेंशियल पर अपन डिस्कशन करेंगे। जो VGS आप कह रहे हैं, इस VGS की डिफरेंट वैल्यूज के लिए अपन डिस्कशन करेंगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का डिजाइन करेंगे। सबसे पहला जो डिस्कशन होगा वो VGS इक्वल्स टू 0 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग होगा। VGS इक्वल्स टू 0 वोल्ट, इट मीन्स आपने G और S टर्मिनल के बीच में 0 वोल्टेज कनेक्ट किया, मीन्स वोल्टेज कनेक्ट नहीं किया है। तो क्या कहानी रहेगी? एन चैनल जेएफईटी की बात कर रहे हैं, पेन पेंसिल रख दें और पहले बोर्ड पर फोकस करें, फिर वीडियो को रिवर्स करके आप लिख पाएंगे। ध्यान से समझेंगे, ये एन चैनल था आपके पास, पी आपने डिफ्यूज किया, ये पी कर देते हैं डिफ्यूज। 3 टर्मिनल होंगे इसके, 3 टर्मिनल कौन कौन से? सोर्स, ड्रेन एंड गेट, जो इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। और आप जानते हैं यदि आप ट्रांजिस्टर को एज ए 2 पोर्ट नेटवर्क की तरह यूज करना चाहते हैं तो एक टर्मिनल कॉमन रखा जाता है, एक टर्मिनल आप कॉमन रखेंगे और वो ये कॉमन टर्मिनल है। बीजेटी की कुछ कहानी भी ऐसी ही थी, 3 टर्मिनल होते हैं लेकिन आप उसको 2 पोर्ट नेटवर्क की तरह यूज करना चाहते हैं, इसलिए एक टर्मिनल को आप कॉमन ले लेते हैं और बना देते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ऐसी ही कुछ कहानी इस केस में भी रहेगी। तो आपने दो जी टर्मिनल को इंटरनली कनेक्ट किया। देखने से ऐसा लग रहा है 4 टर्मिनल है, लेकिन 4 टर्मिनल नहीं होते हैं। 2 जी टर्मिनल जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो इंटरनली कनेक्टेड होते हैं।
ये इसकी इनिशियल स्ट्रक्चर है। इस इनिशियल स्ट्रक्चर पर अपन वेरिएशन करेंगे और देखेंगे जब आपने VGS इक्वल्स टू 0 वोल्टेज अप्लाई किया, इट मीन्स G और S के बीच में किसी भी टाइप का पोटेंशियल नहीं लगाया है, तो ये किस तरह वर्किंग प्रोसेस करेगा, क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, क्या आउटपुट आपको प्राप्त होगा। तो कनेक्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंसेप्ट। G और S के बीच में 0 पोटेंशियल मीन्स किसी भी टाइप का पोटेंशियल आपने कनेक्ट नहीं किया है, ये कहानी रहेगी। लेकिन ध्यान दें ये जो है वो नेगेटिव मीन्स 0 पोटेंशियल पर है, दैट्स वाई इस टर्मिनल पर पोटेंशियल कितना होगा 0 वोल्ट। यदि इस टर्मिनल पर पोटेंशियल 0 होगा तो दैट्स वाई इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना होगा 0 वोल्ट। मीन्स ये भी 0 वोल्टेज पर होगा तो ये टर्मिनल किस वोल्टेज पर होगा 0 वोल्ट पर होगा। यदि ये टर्मिनल 0 वोल्ट पर है तो इधर से जब आप देखेंगे तो ये ब्रांच इससे होती हुई इधर कनेक्टेड है, इसलिए ये टर्मिनल ये यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा 0 वोल्ट। 0 वोल्ट मीन्स एज ए नेगेटिव लो पोटेंशियल जिसको अपन कह रहे हैं, ये लो पोटेंशियल है। ध्यान दें सेमीकंडक्टर का पी टर्मिनल इस लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है, इधर भी ऐसी कुछ कहानी है, पी टर्मिनल जो है वो लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है, इसलिए ये रिवर्स बायस होगी क्योंकि एक पीएन जंक्शन बन गई ना। आपके पास एन टाइप का सेमीकंडक्टर था, आपने पी क्यू डिफ्यूज किया और पोटेंशियल क्रिएट किया, पोटेंशियल से कनेक्ट किया और वो भी 0 पोटेंशियल या लो पोटेंशियल से जैसे ही आपने कनेक्ट किया तो क्या होगा इस कंडीशन में जो पीएन जंक्शन आपके पास बनी है वो पीएन जंक्शन किस बायस में चली जाएगी रिवर्स बायस में। माइंडेड रिवर्स बायस में क्यों, क्योंकि यहां पर लो पोटेंशियल होगा और इस लो पोटेंशियल की वजह से ये पी टर्मिनल इससे कनेक्टेड होते ही रिवर्स बायस बनेगी और रिवर्स बायस बनते ही डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाएगी। तो यहां पर एक डिप्लीशन रीजन का निर्माण होगा इस रिवर्स बायस के कारण। लेकिन ध्यान दें जो भी डिप्लीशन रीजन बनेगी वो एक समान डिप्लीशन रीजन बनेगी। नोट्स में बहुत सुंदर सुंदर बात ये लिखेंगे कि VGS के कारण हमेशा यूनिफॉर्म, हमेशा ध्यान रखना VGS के कारण हमेशा यूनिफॉर्म डिप्लीशन रीजन का निर्माण होता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या नॉन यूनिफॉर्म डिप्लीशन रीजन भी बनती है? जी अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म डिप्लीशन रीजन भी बनती है। वीडियो को कंटिन्यू करते रहें आप बस, क्योंकि ये भी तो रिवर्स बायस है ना। इस रिवर्स बायस के कारण यूनिफॉर्म डिप्लीशन रीजन का निर्माण हुआ और ये जो डिप्लीशन रीजन बनी वो किसके कारण बनी एक्चुअल में VGS की वजह से। अच्छा बना दी, आप सुंदर और डायग्राम बना लेंगे। अब देखो होगा क्या, अभी तक आपने D और S के बीच में किसी भी टाइप का पोटेंशियल क्रिएट नहीं किया है, किसी भी टाइप की बैटरी कनेक्ट नहीं की है। जब तक आपने बैटरी कनेक्ट नहीं की है तब तक किसी भी टाइप की ड्रेन करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि ड्रेन करंट जब फ्लो होगी जब आप सोर्स और ड्रेन के बीच में एक पोटेंशियल या एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे और वो बैटरी भी इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि ये ड्रेन हाई पोटेंशियल पर रहे और सोर्स लो पोटेंशियल पर रहे, और सोर्स तो पहले से ही लो पोटेंशियल पर है। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि सोर्स वो टर्मिनल होता है जिससे आवेश वाहक जाते हैं और ड्रेन वो टर्मिनल होता है जिस पर आवेश वाहक रिसीव होते हैं। यहां से आवेश वाहक जाएंगे, यहां रिसीव होंगे, लेकिन यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी है, इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होगी। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी माइनॉरिटी का तो खेल ही खत्म होता है इस FET के केस में कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे इस डायरेक्शन में, क्योंकि जब आप इसको लो पोटेंशियल पर कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे इधर, क्योंकि ड्रेन टर्मिनल हाई पोटेंशियल पर रहेगा तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होंगे और ड्रेन करंट इसके अपोजिट फ्लो होगी। क्यों होगी, जस्ट वेट विद इन 2 मिनट अपन फ्लो करवा देते हैं। अच्छा अभी तक आपने क्या किया, कहानी दोबारा समझें, ये बार बार ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज होती रही। अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, एक्चुअल में VGS को 0 पोटेंशियल पर कनेक्ट किया है। जैसे ही 0 पोटेंशियल पर कनेक्ट किया तो ये रिवर्स बायस में चली गई पीएन जंक्शन, जिससे यूनिफॉर्म डिप्लीशन रीजन का निर्माण हुआ, एक समान अवक्षय परत का निर्माण हुआ। अब आप क्या करेंगे, एक पोटेंशियल क्रिएट करेंगे किस किस के बीच में, D और S के बीच में, इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि D हाई पोटेंशियल पर चला जाए और S पहले से ही लो पोटेंशियल पर है। और इस बैटरी को डिफाइन कर दिया VDD, और इस D और S टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल होगा उसको लिखा है VDS। एक्चुअल में VDS इक्वल्स टू VDD। क्यों,
क्योंकि किसी भी टाइप का कोई इस ब्रांच में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि VDD किसके बराबर है, VDS के बराबर है। अच्छा, अब समझें पूरा सिनेरियो। जैसे ही आपने VDS को कनेक्ट किया, इट मीन्स ये नेगेटिव टर्मिनल यहां कनेक्ट किया, तो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन यहां से रिपल्शन फील करेंगे, प्रतिकर्षित होंगे और इधर ट्रेवल करेंगे तो ड्रेन करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी, जिसको अपन कहेंगे ID। ये होगी ड्रेन करंट। अच्छा, इसके अलावा क्या इंपैक्ट रहेगा इस VDD का, इस VDS का? चाहे VDD कहें चाहे VDS कहें, वो आप पर डिपेंड करता है। जैसे ही आपने VDD कनेक्ट की, पहली कहानी क्या मिली आपको, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फील करेंगे इस नेगेटिव की वजह से, और इलेक्ट्रॉन इधर ट्रेवल करेंगे, जिसकी वजह से ड्रेन करंट फ्लो होगी इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा समझे, ये जो पॉइंट है वो हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है, ये जो पॉइंट है वो हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है। इट मींस यहां पर पोटेंशियल हाई रहेगा, यहां पर पोटेंशियल हाई रहेगा, लेकिन ये जो पॉइंट है वो नेगेटिव पोटेंशियल या जीरो पोटेंशियल से कनेक्टेड है। इट मींस इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट। यहां पर क्या पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल। यदि आपसे डिस्कशन करेंगे तो क्या ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हुआ, एक साथ हो गया? मींस कंसिडर करें ये बैटरी है 10 वोल्टेज की, समझे एज एग्जांपल। ये बैटरी कितने वोल्टेज की, 10 वोल्टेज की। इट मींस इस टर्मिनल पर पोटेंशियल कितना, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट से हुआ 0 वोल्ट। क्या डायरेक्ट 0 वोल्ट हो गया? नहीं, ये डिक्रीमेंट होता है, धीरे धीरे डिक्रीमेंट होता है, पोटेंशियल में ग्रेजुअली चेंज होता है, स्लोली चेंज होता है। यदि यहाँ पर 10 वोल्टेज है तो हो सकता है यहाँ पर 8 वोल्टेज हो सकता है यहाँ पर 5 वोल्टेज बनाओ, हो सकता है यहाँ पर 3 वोल्टेज हो सकता है यहाँ पर 2 वोल्टेज हो, यहाँ पर 1 वोल्टेज और यहाँ पर 0 वोल्टेज। तो पोटेंशियल में ग्रेजुअली डिक्रीमेंट होता है इस केस में। और जब ग्रेजुअली डिक्रीमेंट होता है इस केस में तो क्या इंपैक्ट रहेगा, जस्ट कम टू द पॉइंट। कंसिडर करते हैं एज एग्जाम्पल से ले लेते हैं 3 पॉइंट कोई से भी, मान लेते हैं ये पॉइंट कौन सा है, A, ये पॉइंट कौन सा है, B, ये पॉइंट कौन सा है, C, और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। कंसिडर करो कि VDD कितने वोल्टेज की बैटरी है, 10 वोल्टेज की बैटरी। सपोज दैट VDD इज 10 वोल्टेज बैटरी। इट मींस यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट। यहां पर पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा तो हो सकता है यहां पर पोटेंशियल कितना हो, 8 वोल्ट हो सकता है यहां पर पोटेंशियल 6 वोल्ट हो सकता है यहां पर पोटेंशियल 4 वोल्ट हो जाए, हो सकता है यहाँ पर पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाए। फाइनली ऐसा ही होना है, ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। लेकिन ध्यान दें, जब आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल इस पॉइंट के कंपैरेटिवली ज़्यादा, बी पॉइंट पर पोटेंशियल सी पॉइंट के कंपैरेटिवली ज़्यादा, इसलिए रिवर्स बायस तो बन ही रही है ना, क्योंकि ये तो नेगेटिव या जीरो पोटेंशियल से कनेक्टेड है और ये जो एन है वो हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है। अब वो हाई कितना है, इस बात पर अपन डिस्कस करना चाहते हैं। ध्यान दो, ये जो एन है वो हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है, ये लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है, इसलिए जो पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ है वो पीएन जंक्शन कंप्लीटली रिवर्स बायस में। आप खुद को इस बात के लिए इंश्योर करें, सबसे पहले रिवर्स बायस में है कंप्लीटली, बट वो रिवर्स बायस किस तरह से होगी इस बात पर अपन डिस्कशन करना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल हाई है, इस पॉइंट के कंपैरेटिवली यहां पोटेंशियल थोड़ा सा लो है, क्योंकि पोटेंशियल में ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। और जब पोटेंशियल में ग्रेजुअली चेंज हो रहा है तो अपन कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में होगी उसकी रिवर्स बायसिंग ज्यादा होगी, और यहां पर पोटेंशियल कम है इसलिए रिवर्स बायसिंग थोड़ी सी कम होगी। यहां पर पोटेंशियल और कम है इसलिए रिवर्स बायसिंग इस बी पॉइंट के कंपैरेटिवली और कम होगी। इट मींस यहां पर सबसे ज्यादा रिवर्स बायसिंग होगी, यहां पर थोड़ी और कम रिवर्स बायसिंग होगी, क्योंकि पोटेंशियल में ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई रिवर्स बायसिंग और कम होगी, रिवर्स बायसिंग कम होगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि यहां पर डिप्लीशन रीजन जो बनेगा वो सबसे हाईएस्ट या सबसे ज्यादा मोटाई का डिप्लीशन रीजन बनेगा, लेकिन पोटेंशियल में ग्रेजुअली चेंज होने के कारण इस पॉइंट के कंपैरेटिवली यहां पोटेंशियल लो होगा। दैट्स व्हाई जो डिप्लीशन रीजन बनेगी उसकी साइज यहां जितनी है वो यहां नहीं रहेगी, क्योंकि थोड़ी सी रिवर्स बायस कम हुई ना, इसलिए डिप्लीशन रीजन की साइज इस पॉइंट के कंपैरेटिवली यहां थोड़ी कम होगी, इस पॉइंट के कंपैरेटिवली डिप्लीशन रीजन की साइज यहां थोड़ी कम होगी, इस पॉइंट के कंपैरेटिवली डिप्लीशन रीजन की साइज यहां थोड़ी कम होगी। इट मींस जब आप यहां तक पहुंचेंगे तो डिप्लीशन रीजन की साइज कम 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 होती जाएगी।
मींस मैक्सिमम डिप्लीशन रीजन की साइज कहां होगी, इस पॉइंट पर होगी जहां मैक्सिमम पोटेंशियल रहेगा इस पीएन जंक्शन के करस्पॉन्डिंग। यस, कम टू द पॉइंट। मींस जब आप यहां देखेंगे, अब ये चित्रकला नहीं हो रही है, इस बात के लिए आप खुद को इंश्योर कर लें, दिस इज नॉट अ पेंटिंग। यहां डिप्लीशन रीजन जो होगी वो मैक्सिमम होगी, इसके बाद में कम 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 क्यों दिखा रहा हूं आपको शायद पता लग गया है, बिकॉज ऑफ ग्रेजुअली चेंज इन पोटेंशियल में ग्रेजुअली ड्रॉप हो रहा है, और उस ग्रेजुअली ड्रॉप की वजह से डिप्लीशन रीजन की साइज लगातार कम हो रही है, क्योंकि पोटेंशियल लगातार कम हो रहा है, और पोटेंशियल लगातार कम होने की वजह से रिवर्स बाइसिंग भी कम होती जा रही है, इसलिए डिप्लीशन रीजन की साइज में भी लगातार कमी आ रही है। ऐसा ही इधर होगा। आप सुंदर बना लेंगे, ये मैं बार बार कह रहा हूं। अच्छा, कम टू द पॉइंट। ये कर दी डिप्लीशन रीजन की साइज लगातार कम। दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर रहे हैं, क्या वीजीएस की वजह से डिप्लीशन रीजन की साइज कम ज़्यादा होती है? नहीं, वीजीएस की वजह से तो सर यूनिफॉर्म बनी थी। यस, हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे, वीजीएस की वजह से कभी भी ऐसा नहीं होता है। वीजीएस की वजह से हमेशा यूनिफॉर्म डिप्लीशन रीजन का निर्माण होता है। लेकिन ये जो इस तरह की डिप्लीशन रीजन बन रही है, इस तरह की जो डिप्लीशन रीजन आपको दिखाई दे रही है, ये बिकॉज ऑफ वीडीडी या बिकॉज ऑफ वीडीएस है, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल हाई, इस पॉइंट का पोटेंशियल लो, और पोटेंशियल में ग्रेजुअली डिक्रीमेंट होने के कारण डिप्लीशन रीजन की साइज यूनिफॉर्म नहीं होगी, नॉन यूनिफॉर्म डिप्लीशन रीजन की साइज होगी, और यहां पर मैक्सिमम डिप्लीशन रीजन बनेगा, यहां पर मिनिमम डिप्लीशन रीजन बनेगा इस पॉइंट पर। अच्छा, कम टू द पॉइंट। अब फाइनली क्वेश्चन ये, क्या ये आप VDD मान लो, VDD है जो वेरिएबल है, मान लो सपोज करो VDD वेरिएबल है। वेरिएबल मींस आप इसको वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप VDD को चेंज करेंगे, VDD बढ़ाएंगे, VDD बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन और ज्यादा होगा, IDD बढ़ेगी, ID बढ़ेगी। VDD आप और बढ़ाएंगे, ID बढ़ेगी, लेकिन ID बढ़ने के साथ ही एक और इंपैक्ट होगा, एक और इफेक्ट होगा। वो इफेक्ट कौन सा? जैसे जैसे आप VDD का मान इंक्रीज करते जाएंगे तो इन डिप्लीशन रीजन की साइज बढ़ती जाएगी। क्योंकि मान लो कि अभी तो आपने 10 वोल्ट लगाया, चेंज करके आपने 20 वोल्ट लगा दिया। जैसे ही आपने 20 वोल्ट कनेक्ट किया तो ये पॉइंट 20 वोल्ट पर होगा, ये पॉइंट 0 पोटेंशियल पर होगा। तो इस पॉइंट पर जो इस बार पोटेंशियल होगा वो 8 वोल्ट न होकर हो सकता है 17 वोल्ट हो जाए। इट मींस रिवर्स बाइसिंग और बढ़ गई, और रिवर्स बाइसिंग और बढ़ेगी तो डिप्लीशन रीजन की साइज और बढ़ेगी। यदि आपने VDD का मान और चेंज किया और बढ़ाया तो पोटेंशियल और चेंज होगा, यहां पर रिवर्स बाइसिंग और बढ़ेगी। इस तरह से जैसे जैसे आप VDD का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ID का मान बढ़ेगा। लेकिन दूसरा इंपैक्ट क्या हो रहा है? दूसरा इंपैक्ट ये हो रहा है कि डिप्लीशन रीजन की साइज बढ़ रही है, डिप्लीशन रीजन की साइज बढ़ेगी जिससे चैनल की साइज कम हो रही है। माइंड इट, कम टू द पॉइंट। इसको कहते हैं चैनल की साइज, ये चैनल कहलाता है। VDD बढ़ाएंगे, ID बढ़ेगी, रिवर्स बाइसिंग बढ़ेगी, डिप्लीशन रीजन की साइज बढ़ेगी, लेकिन चैनल की साइज कम होती जाएगी। चैनल की साइज जैसे जैसे कम होती जाएगी, ID का मान वैसे वैसे कम होता जाएगा। क्या लास्ट में अपन VDD को बढ़ाते जाएंगे, VDD को बढ़ाते जाएंगे, क्या ये दोनों डिप्लीशन रीजन जो बन रहे हैं क्या ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे? नहीं, दो डिप्लीशन रीजन आपस में कभी भी कांटेक्ट में नहीं आते, दोनों कभी भी संपर्क में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि ध्यान दो, जब आप VDD बढ़ाते हैं तो लास्ट में ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जो ये P टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, इस P टाइप के सेमीकंडक्टर से होल बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर नेगेटिव का निर्माण कर लेते हैं, और N टाइप जो है इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव का निर्माण कर लेते हैं। जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा वेट, ऐसी कहानी उधर होगी। जिससे क्या होगा? इस डिप्लीशन रीजन की कंसेप्ट को अपन देखेंगे तो जब आप VDD का मान बहुत अधिक बढ़ा देंगे तो इस कंडीशन में दोनों डिप्लीशन रीजन टच नहीं करती है, क्योंकि इन पॉजिटिव्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, स्थिर विद्युत बल लगता है, जिसके कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, परिणाम स्वरूप कभी भी टच
टच की स्थिति में नहीं होती है, कांटेक्ट की कंडीशन में नहीं होती है। कांटेक्ट की कंडीशन में नहीं होगी तो क्या सर विडिटी बढ़ाते जाएं, आईडी बढ़ेगा और डिप्लीशन रीजन की साइज बढ़ती जाएगी क्योंकि रिवर्स बाइसिंग बढ़ती जाएगी, चैनल की साइज कम होती जाएगी। फाइनली क्या होना है? फाइनली होना ये है कि जब आप लिमिट से ज्यादा VDD बढ़ा देंगे तो उस कंडीशन में डायोड की या पीएन संधि की रिवर्स बाइसिंग सहन करने की एक निश्चित क्षमता होती है, उसे ज्यादा आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वहां पर ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिसको अपन एवलांच ब्रेकडाउन कहेंगे। और इस एवलांच ब्रेकडाउन के केस में अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट हो जाएंगे। मींस व्हाट? बहुत अधिक संख्या में चार्ज कैरियर्स क्रिएट हो जाएंगे और चार्ज कैरियर क्रिएट होने के कारण सडनली ड्रेन करंट का मान बढ़ जाएगा, आईडी का मान अचानक ही बढ़ जाता है। और इस पॉइंट को या इस पोटेंशियल को अपन ब्रेकडाउन पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं एंड दैट ग्राफ इज इन बिटवीन आईडी एंड VDD कहो चाहे VDS कहो, जीरो पोटेंशियल। ध्यान दें, अभी तो कुछ भी नहीं किया अपन ने, VGS इक्वल्स टू 0 वोल्ट अप्लाई किया। इट मींस VGS का मान कांस्टेंट किया। VGS का मान आपने क्या किया? कांस्टेंट। पूरी कहानी में VGS अभी चेंज किया ही नहीं है, केवल वेरिएशन जो कर रहे हैं अपन वो किस में कर रहे हैं? VDS में वेरिएशन कर रहे हैं। और VDS में वेरिएशन आपने किया तो आप कह रहे हैं कि आईडी का मान बढ़ रहा है पहले इनिशियली, लेकिन अलग अलग कंडीशन को अपन देख रहे हैं। तो VGS कांस्टेंट, तो इसको कहते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। किसे कहते हैं निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र? आप डेफिनेशन में भी लिखेंगे, निर्गत धारा मींस ड्रेन करंट, ड्रेन धारा तथा VDD के मध्य खींचा गया वक्र निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। जबकि VGS कांस्टेंट हो, एक ग्राफ के लिए एक VGS हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, अब कहानी को समझते हैं बाय यूजिंग ग्राफ, और दोबारा रिवाइज भी हो जाएगा इसकी सहायता से। कम टू द पॉइंट। इनिशियली आपने VGS 0 लगा दिया, ठीक है। जैसे 0 लगाया रिवर्स बाइस में चली गई। रिवर्स बाइस में होने के कारण डिप्लीशन रीजन बनेगा, लेकिन वो यूनिफॉर्म डिप्लीशन रीजन होगा। अब VDD के साथ अपन स्टडी कर रहे हैं या VDS के साथ अपन स्टडी कर रहे हैं। जैसे ही आप VDS का मान बढ़ाएंगे तो VDS का मान बढ़ाने के कारण इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे। नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होने के कारण ड्रेन करंट फ्लो होगी। जैसे जैसे आप VDD का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे ड्रेन करंट का मान बढ़ेगा। इनिशियली जैसे जैसे आप VDD का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे ड्रेन करंट का मान बढ़ता है, लेकिन रिवर्स बाइसिंग भी बढ़ रही है और रिवर्स बाइसिंग बढ़ने के कारण डिप्लीशन रीजन की साइज बढ़ती है इस तरह से। और डिप्लीशन रीजन की साइज बढ़ी, डिप्लीशन रीजन पास आती जाएगी। इट मींस ड्रेन करंट कम होती जाएगी क्योंकि चैनल की साइज कम हो रही है और चैनल की साइज कम होने के कारण ड्रेन करंट कम होती जाएगी। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ड्रेन करंट का मान कांस्टेंट हो जाएगा। आप VDD लगाकर बढ़ाना चाहते हैं, आप तो VDD लगाकर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन VDD का एक इंपैक्ट और हो रहा है। इस VDD की वजह से रिवर्स बाइसिंग बढ़ रही है, चैनल की साइज कम हो रही है, डिप्लीशन रीजन की साइज बढ़ रही है। यहां डिप्लीशन रीजन की साइज बढ़ी, डिप्लीशन रीजन की साइज बढ़ने के साथ ही आईडी कम होती जाएगी। इधर से आप आईडी को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इस इंपैक्ट की वजह से आईडी कम होती जाएगी। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आईडी का मान कांस्टेंट हो जाएगा, आईडी सैचुरेट हो जाएगी। उसके पश्चात आप VDD का मान कितना भी बढ़ा लें, आईडी का मान कांस्टेंट रहेगा, आईडी का मान फिक्स रहेगा। यदि आप फिर भी नहीं मानते और जिद करके बैठ जाते हैं कि VDD का मान बढ़ाते जाओ, तो लास्ट में क्या होगा? लास्ट में ये होगा कि प्रत्येक डायोड या पीएन संधि की एक रिवर्स बायस सहन करने की निश्चित क्षमता होगी। उस क्षमता से या लिमिट से ज़्यादा यदि आप VDD बढ़ा देंगे तो वहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाएगा। और ब्रेकडाउन होने का मतलब है बहुत अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रिएट हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन और होल बहुत अधिक संख्या में क्रिएट हो जाएंगे तो इस ड्रेन करंट का मान, क्योंकि आवेश वाहक ही तो चाहिए ना करंट के लिए, तो जैसे ही बहुत अधिक संख्या में आवेश वाहक उत्पन्न हो जाएंगे तो ड्रेन करंट का मान सडनली इंक्रीज हो जाएगा। जिस पोटेंशियल पर ड्रेन करंट का मान बढ़ता है उसे ब्रेकडाउन पोटेंशियल कहते हैं, VB। लिखेंगे आप नोट्स में, जिस पोटेंशियल पर ड्रेन करंट का मान सडनली इंक्रीज हो जाता है उस पोटेंशियल को या उस पॉइंट को ब्रेकडाउन पोटेंशियल कहा जाता है। ध्यान दें, एक पॉइंट और आया अपने पास, एक पॉइंट और ये
वह पोटेंशियल या वीडीडी का वह मान, वीडीडी का वह मान जिस पर ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाती है, इसे पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं, संकुचन वोल्टेज कहते हैं। और इस कांस्टेंट करंट को कहते हैं आईडीएस, ड्रेन सैचुरेशन करंट। सिंबल समझना भी जरूरी है। आईडीएस इज व्हाट? ड्रेन सैचुरेशन करंट। And what is VP? VP is called pinch of voltage. Pinch means चुटकी, चुटकी के जितना सा, pinch of voltage. And what is VB? VB is called breakdown voltage. अच्छा, अभी जो अपन ने स्टडी की है, जो पूरी कहानी, पूरा सिनेरियो आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में वो सिनेरियो किस टाइम पर आपको दिखाई दे रहा है? जब आपने VGS 0 अप्लाई किया है। आपको एक कंक्लूसिव एविडेंस मिला इस पूरी कहानी से। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहा था कि वीडीडी इंक्रीज करेंगे तो आईडी इंक्रीज होगा, लेकिन इस वीडीडी का अलग इफेक्ट भी हो रहा है, अलग इम्पैक्ट भी हो रहा है। वो अलग और डिफरेंट काइंड ऑफ इम्पैक्ट क्या है कि डिप्लीशन रीजन की साइज बढ़ रही थी। यहाँ आप देखेंगे तो डिप्लीशन रीजन की साइज लगातार बढ़ रही है, लेकिन ग्रेजुअली डिक्रीमेंट भी हो रहा है। ग्रेजुअली की बात नहीं कर रहे अभी अपन, डिप्लीशन रीजन की साइज लगातार बढ़ रही है। फाइनली जाकर क्या होगा? आईडी का मान कम होगा। आप तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इस डिप्लीशन रीजन की साइज की वजह से आईडी का मान क्या होगा? कम होगा। इट मीन्स फिर आपको कॉन्स्टेंसी मिलेगी, सेचुरेशन मिलेगा। सेचुरेशन के बाद में भी आप जिद करके बैठे हैं, बढ़ाते जाएंगे वीडीडी को, तो एवेलांच क्रिएट होगा, और एवेलांच क्रिएट होने की वजह से आईडी के मान में सडन इंक्रीमेंट होगा, जिसको आपने कह दिया ब्रेकडाउन हो गया। ठीक बात, कम टू द पॉइंट। अब वीजीएस के दूसरे पॉइंट पर अपन डिस्कशन करना चाहते हैं, और उस पॉइंट पर डिस्कशन करने से पहले मैं इसको नोमेनक्लेचर देना चाहता हूं, इस ग्राफ को नाम डिफाइन करना चाहता हूं। देखो यहां पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ को फॉलो करता है, इसलिए इसको कहते हैं ओमिक रीजन। क्या कहते हैं? ओमिक रीजन। ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, इस रीजन को कहते हैं ओमिक रीजन। यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है आपको? सेचुरेशन, इसलिए इस रीजन को कहते हैं, यहाँ वो जो रीजन आपको प्राप्त होगा उस रीजन को कहेंगे सेचुरेशन रीजन। और ये जो कंडीशन है वो ब्रेकडाउन की है। अलग अलग कंडीशन देखेंगे अपन VGS के साथ, तो इस रीजन को कह देंगे ब्रेकडाउन रीजन। कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसको अपन पॉइंट नंबर 2 डिफाइन करेंगे, और पॉइंट नंबर 2 में VGS के मान में वेरिएशन करेंगे, और VGS इक्वल्स टू -1 वोल्ट कंसीडर करेंगे। सर -1 वोल्ट क्यों कंसीडर किया, नेगेटिव क्यों कंसीडर किया? क्योंकि ये तो पहले से ही पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है। जब आप इसको नेगेटिव पोटेंशियल कंसीडर करेंगे तो रिवर्स बाइस हो जाएगी, और फिर रिवर्स बाइसिंग के साथ अपन इफेक्ट देखना चाहते हैं, इसलिए अपन इसको नेगेटिव पोटेंशियल पर कनेक्ट करेंगे। और नेगेटिव पोटेंशियल पर कनेक्ट करने के लिए माइंडेड कम टू द पॉइंट, यदि आप कनेक्ट करना चाहते हैं VGS इक्वल्स टू -1 वोल्ट, इट मीन्स इसको यदि आप रिवर्स बाइस प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, तो ये जो P टर्मिनल रहेगा, इस P टर्मिनल को आपको नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स G को आप नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तभी तो रिवर्स बाइसिंग की कंडीशन होगी ना। तो अपन को रिवर्स बाइस लगानी है नेक्स्ट पॉइंट में। ध्यान दें, कंसिडर करते हैं VGS इक्वल्स टू -1 वोल्ट। सेम सिनेरियो रहेगा, बना देते हैं। ये एन टाइप का अर्धचालक लिया था, P को आपने डिफ्यूज किया था, ये टर्मिनल जो था वो सोर्स टर्मिनल था, इसको आपने ड्रेन टर्मिनल कहा था, एंड दिस वन इज गेट टर्मिनल। और ये भी क्या था आपके पास? गेट टर्मिनल। दोनों गेट टर्मिनल इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, ये आपने कनेक्ट कर दिया इंटरनली। इस G और S के बीच में आप पोटेंशियल लगाएंगे इस बार, और वो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया नेगेटिव पोटेंशियल। रिवर्स बाइस आपने इसको प्रोवाइड करवा दी, नेगेटिव पॉजिटिव VGS। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल रहेगा उसको आपने डिफाइन किया है VGS। और ये ड्रेन वाली कंडीशन थी, ड्रेन और सोर्स के बीच में भी आप पोटेंशियल कनेक्ट करेंगे। ध्यान दें, इस कंडीशन में क्या होगा?
जैसे ही आप इसको नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे और कंसिडर कर लिया VGS कितना है -1 वोल्ट। इससे पहले वाली कंडीशन को थोड़ा सा याद करें, वहाँ पर VGS = 0 वोल्ट था और आपने कह दिया कि ये लो पोटेंशियल है और लो पोटेंशियल होने की वजह से रिवर्स बाइस में चला गया है। रिवर्स बाइस में जाने के कारण डिप्लेशन रीजन का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन यहाँ पर तो आपने पोटेंशियल लगा दिया, उससे थोड़ा ज़्यादा पोटेंशियल लगाया। वहाँ 0 था, यहाँ पर आपने 1 वोल्ट लगा दिया और 1 वोल्ट लगाने के कारण -1 वोल्ट लगाया एक्चुअल में, लेकिन इस 1 वोल्ट की वजह से क्या रिवर्स बाइस में रहेगा ये? यस, एक्चुअल में रिवर्स बाइस में रहेगा। लेकिन उस रिवर्स बाइस के साथ साथ थोड़ी सी बात ये देखो, जैसे ही आपने रिवर्स बाइस में लगाया तो क्या डिप्लीशन रीजन बनेगी? यस, डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन होगा। क्या इस बार जो डिप्लीशन रीजन बन रही है VGS के लगाते ही, क्या वो डिप्लीशन रीजन पहले वाले केस से ज़्यादा होगी? ध्यान दो, जब आपने 0 वोल्ट कंसिडर किया था तो आपने बनाई थी ये डिप्लीशन रीजन इतनी सी, लेकिन इस टाइम पर मैंने 1 वोल्ट कंसिडर कर लिया नेगेटिव पोटेंशियल के साथ, तो क्या डिप्लीशन रीजन इससे थोड़ी बड़ी बनेगी? यस, इससे थोड़ी बड़ी बनेगी ना, क्योंकि आपने रिवर्स बाइस बढ़ा दी। रिवर्स बाइस बढ़ाने के कारण जो डिप्लीशन रीजन बन रही है उसकी साइज थोड़ी सी पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, लेकिन माइंड इट, आपने VGS = -1 वोल्ट अप्लाई किया तो डिप्लीशन रीजन की साइज तो बढ़ेगी, लेकिन वो अभी भी यूनिफॉर्म ही रहेगी डिप्लीशन रीजन की साइज। जो नॉन यूनिफॉर्म डिप्लीशन रीजन बन रही है, असमरूप डिप्लीशन रीजन बन रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ VDD। वो VDD के इफेक्ट की वजह से बन रही है। लेकिन अपना जो अभी डिस्कशन पॉइंट है वो ये है कि आपने VGS को बढ़ाया, VGS को बढ़ाने के कारण इस डिप्लीशन रीजन की साइज पहले की कंपैरेटिवली बढ़ी, लेकिन यूनिफॉर्म बढ़ा देते हैं। यहां डिप्लीशन रीजन की साइज बढ़ी, पहले के कंपैरेटिवली थोड़ी सी बड़ी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपने रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज बढ़ाया और रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज बढ़ाने के कारण डिप्लीशन रीजन की साइज बढ़ गई। ये बढ़ा दी पहले के कंपैरेटिवली डिप्लीशन रीजन की साइज। दोनों तरफ यूनिफॉर्म रहेगी क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं आपस में, इसलिए यदि एक लो पोटेंशियल पर चला गया तो दूसरा भी उसी लो पोटेंशियल पर चला जाएगा। अच्छा, पहला डिस्कशन खत्म। VGS की वजह से केवल इतना ही इफेक्ट जो आपने देख लिया, यूनिफॉर्म डिप्लीशन रीजन बनी। अब आप क्या करेंगे? अब सोर्स और ड्रेन को कनेक्ट करेंगे और इस तरह से आप कनेक्ट करेंगे, इस तरह से आप कनेक्ट करेंगे कि ड्रेन जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर रहे और सोर्स जो टर्मिनल है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर रहे, जिसको आपने डिफाइन किया था VDD। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल है उसको आप लिखेंगे VDS। और अपन फिर से कहानी देखेंगे। देखो, इनिशियल जो आपके पास कहानी थी वो ड्रेन ID करंट और आपने VDD या VDS के बीच में कर्व बनाया था, जिसको आपने 0 वोल्ट के साथ स्टडी की थी और 0 वोल्ट के साथ आपने कह दिया सैचुरेशन आएगा, फिर ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसको आपने ओमिक रीजन कहा था और ये करस्पॉन्डिंग टू VGS = 0 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग ग्राफ आया था अपना। इस बात पर अपन डिस्कशन कर चुके, लेकिन माइंड कम टू द पॉइंट। आपने जैसे ही VGS = -1 वोल्ट लगाया तो आपने कह दिया कि इस बार डिप्लीशन रीजन की साइज पहले की कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होगी। अब इस बात को सोचें, यदि आप VDD बढ़ाएंगे, VDD को इंक्रीज करेंगे तो ड्रेन करंट का मान इंक्रीज होगा। इनिशियली ड्रेन करंट का मान इंक्रीज होगा, लेकिन VDD जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे VDD बढ़ने के साथ साथ यहाँ रिवर्स बाइसिंग भी बढ़ती जाएगी। यहाँ रिवर्स बाइसिंग बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे रिवर्स बाइसिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिप्लीशन रीजन की साइज बढ़ती जाएगी, लेकिन पोटेंशियल में ग्रेजुअली डिक्रीमेंट होता है। पोटेंशियल में ग्रेजुअली डिक्रीमेंट होने की वजह से डिप्लीशन रीजन जो होगी वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी और डिप्लीशन रीजन की साइज में भी ग्रेजुअली डिक्रीमेंट होता जाएगा। इट मीन्स जो सबसे बड़ी या सबसे मोटी जो डिप्लीशन रीजन बनेगी वो ऊपर ही ऊपर बनेगी और सबसे जो पतली डिप्लीशन रीजन बनेगी वो नीचे नीचे बनेगी। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म डिप्लीशन रीजन बनेगी। जैसे जैसे आप VDD का मान इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ID का मान इंक्रीज होना चाहेगा, लेकिन दूसरा इम्पैक्ट ये रहेगा उस VDD का कि डिप्लीशन रीजन की साइज बढ़ा देगा और चैनल की साइज को
कम कर देगा, चैनल की साइज को कम कर देगा, तो आईडी का मान भी डिक्रीज होगा। माइंड इट, कम टू द पॉइंट। लेकिन यदि आप इस आईडी को सैचुरेशन देखना चाहते हैं, आईडी का मान कांस्टेंट देखना चाहते हैं, तो क्या आपको वीडीडी का मान उतना बढ़ाना पड़ेगा जितना पहले आपने बढ़ाया था। ध्यान दो, पहले वाला ग्राफ, ये इस पॉइंट पर आकर आईडी सैचुरेट हुई थी, इस पॉइंट पर आकर आपने आईडी का मान कांस्टेंट किया था, और जिस पॉइंट पर कांस्टेंट हुआ था उसको आपने पिंच ऑफ वोल्टेज कह दिया। इस कंडीशन में VGS कितना था, 0 वोल्ट था। लेकिन इस बार आपने पहले से थोड़ी सी रिवर्स बायस एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवा दी, VGS -1 वोल्ट लगाकर। VGS जैसे ही आपने -1 वोल्ट लगाया तो पूरी कहानी, वो पूरा सिनेरियो, वो उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि VGS -1 वोल्ट लगाने से थोड़ी एक्स्ट्रा डिप्लीशन रीजन बन गई, यूनिफॉर्म डिप्लीशन रीजन बनी थी। अब आप क्या कर रहे हैं, VDD का मान इंक्रीज कर रहे हैं, डिप्लीशन रीजन की साइज बढ़ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन आईडी को कांस्टेंट करने के लिए क्या आपको VDD को पहले जितना बढ़ाना पड़ेगा? नहीं बढ़ाना पड़ेगा पहले जितना। क्यों नहीं बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि जो आईडी कांस्टेंट हुई है वो किस वजह से हुई है, क्योंकि डिप्लीशन रीजन बढ़ रही है, और एक सिचुएशन ऐसी आ रही है कि इधर से आप आईडी को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इधर से डिप्लीशन रीजन इतनी बढ़ गई या चैनल की साइज इतनी कम हो गई कि सैचुरेशन प्राप्त हो जाता है। एक तरफ से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, सैचुरेशन प्राप्त हो रहा है। लेकिन इस VGS इक्वल्स टू -1 वोल्ट की वजह से पहले से ही थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिप्लीशन रीजन थी, इसलिए VDD आपको उतना नहीं बढ़ाना पड़ेगा जितना आपने पहले बढ़ाया था, क्योंकि पहले से एक्स्ट्रा रिवर्स बायस आपने प्रोवाइड करवा दी। उस रिवर्स बायस प्रोवाइड करवाने की वजह से आईडी पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा सा पहले सैचुरेट हो जाएगी। और यदि थोड़ा सा पहले सैचुरेट हुई, क्यों भी थोड़ा सा पहले सैचुरेट, क्योंकि आपने VGS लगा रखा है, और वो भी कितने वोल्ट का, -1 वोल्ट का, इसलिए एक्स्ट्रा डिप्लीशन रीजन आपके पास है। इसलिए यदि आप आईडी को सैचुरेट करना चाहते हैं तो आईडी को सैचुरेट करने के लिए VDD का मान उतना नहीं बढ़ाना पड़ेगा जितना आपने पहले केस में बढ़ाया था। यदि VDD का मान उतना नहीं बढ़ाना पड़ेगा जितने पहले केस में बढ़ाया, तो क्या ब्रेकडाउन वोल्टेज वो रहेगा जितना पहले था? नहीं, क्योंकि ब्रेकडाउन कब होगा, फाइनली आप VDD का मान इतना बढ़ा देंगे कि रिवर्स बायस को सहन करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तो सडन क्या होगा, सडन इलेक्ट्रॉन और होल का एवलांच क्रिएट होगा, और एवलांच क्रिएट होने की वजह से करंट का मान इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा ही होगा, करंट का मान इंक्रीज होगा। इट मींस क्या, इसका मतलब ये कि यदि आप देखना चाहें इस ग्राफ में कंपैरिजन और उस ग्राफ में कंपैरिजन, तो इनिशियली आपके पास ये जो VGS एक्स्ट्रा है, इस VGS के एक्स्ट्रा होने के कारण डिप्लीशन रीजन की साइज एक्स्ट्रा है। डिप्लीशन रीजन की साइज एक्स्ट्रा होने के कारण आप जब VDD का मान इंक्रीज करेंगे तो सैचुरेशन प्राप्त करने के लिए आपको VDD उतना अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, अर्थात VDD के किसी निश्चित वोल्टेज पर पहले ही सैचुरेशन आपको प्राप्त हो जाएगा, और पहले ही सैचुरेशन प्राप्त हो जाएगा तो VDD का पहले के कंपैरेटिव जो मान आप देखेंगे उससे पहले ही ब्रेकडाउन हो जाएगा। इट मीन्स यदि आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे VGS इक्वल्स टू -1 वोल्ट पर, तो -1 वोल्ट पर जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस कंडीशन में यहां पहले आ रहा था आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसको आपने कहा था VP, नॉट ब्रेकडाउन वोल्टेज, यहां था आपका एक्चुअल में पिंच ऑफ वोल्टेज, और ये था आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसको आपने लिखा था VP। इस बार पहले से रिवर्स बायस प्रोवाइड करवाई थी आपने, रिवर्स बायस प्रोवाइड करवाने के कारण पिंच ऑफ वोल्टेज पहले के कंपैरेटिवली कम होगा। पिंच ऑफ वोल्टेज कम होगा तो ब्रेकडाउन भी पहले ही आ जाएगा। यदि आप VGS इक्वल्स टू -2 वोल्ट लगा देते हैं, मान लो -2 वोल्ट लगा दिया, तो -2 वोल्ट लगा दिया तो क्या रिवर्स बायस पहले से और ज़्यादा हो जाएगी? यस, रिवर्स बायस पहले से और ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन यूनिफॉर्म रहेगी। जब तक आप VGS लगाएंगे तब तक यूनिफॉर्म रहेगी, इसलिए डिप्लीशन रीजन की जो साइज होगी वो पहले से थोड़ी ज़्यादा और हो जाएगी। तो क्या आपको इस आईडी को सैचुरेट करने के लिए VDS उतना अप्लाई करना पड़ेगा जितना किया जाना चाहिए? नहीं, पहले ही सैचुरेट हो जाएगी ना। इसका मतलब पिंच ऑफ वोल्टेज इधर शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा, और यदि पिंच ऑफ वोल्टेज थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा तो ब्रेकडाउन भी पहले ही हो जाएगा, और ब्रेकडाउन पहले हो जाएगा
तो ये आपको इस तरह का ग्राफ प्राप्त होगा किसके करस्पॉन्डिंग, VGS इक्वल्स टू -2 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग। माइंड इट, कम टू द पॉइंट। यहाँ पर लीनियर ग्राफ प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं ओमिक रीजन। ये जो रीजन है वो कहलाता है कट ऑफ रीजन। इस रीजन को कहते हैं सैचुरेशन रीजन, और ये रीजन कहलाता है ब्रेकडाउन रीजन, और इस ग्राफ को कहते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। अब शायद आप समझ पाए होंगे इफेक्ट ऑफ VDS एंड VGS। अब समझे फाइनल कंक्लूसिव एविडेंस। VDS का मान इंक्रीज करेंगे, ID का मान इंक्रीज होगा सर, बिल्कुल ओके कंडीशन। लेकिन उस VDD के इंक्रीमेंट का अलग इफेक्ट होगा जिसकी वजह से ID का मान भी डिक्रीज होगा, माइंड इट। और सैचुरेशन आएगा फाइनली ब्रेकडाउन। लेकिन VDD इंक्रीज करने की वजह से, VDD या VDS इंक्रीज करने की वजह से ID इंक्रीज हुआ। दूसरी कंसेप्ट देखो, दूसरा कंसेप्ट, माइंड इट, कम टू द पॉइंट। VGS जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हैं, VGS जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हैं, मीन्स -1 वोल्ट लगाया, -2 वोल्ट लगाया, तो रिवर्स बाइस बढ़ती जा रही है। रिवर्स बाइस बढ़ने से क्या हुआ, ड्रेन करंट का मान कम हुआ। ध्यान दो, ये तो ग्राफ में शो हो रहा है। VGS इक्वल्स टू आपने 0 वोल्ट अप्लाई किया और VGS 0 वोल्ट अप्लाई किया, तो ड्रेन करंट या मैक्सिमम जो सैचुरेशन हो रहा है वो यहाँ आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आपने VGS इक्वल्स टू -1 वोल्ट लगा दिया, तो -1 वोल्ट लगाने से ये सैचुरेशन की कंडीशन कम हुई है। अपन कह सकते हैं कि ड्रेन करंट का मान कम हुआ। क्यों हुआ एक्चुअल में, क्योंकि VGS आपने बढ़ा दिया। बढ़ाने के कारण पहले से ही डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गई है, पहले से ही डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गई है। उस डिप्लीशन रीजन के क्रिएट होने के कारण ड्रेन करंट का मान कम हो जाता है। इट मीन्स आपने फिर से बढ़ाया VGS, तो आप देख रहे हैं ड्रेन करंट का मान और कम हो रहा है। इट मीन्स जैसे जैसे आप VGS का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ड्रेन करंट का मान कम होता जाएगा। अर्थात इस VGS के द्वारा ड्रेन करंट को कंट्रोल किया जाता है। दैट्स व्हाई FET इज कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। वोल्टेज के द्वारा करंट को कंट्रोल किया जा रहा है, इसलिए FET को वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है। एक रिजल्टेंट रूप में या फाइनल कंक्लूसिव एविडेंस के रूप में मैं लिखना चाहता हूं कि ID डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VDD या VDS, कि VDS का मान बढ़ाएंगे तो ID का मान बढ़ेगा। याद करेंगे, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एंड पॉइंट नंबर 2 जो कंक्लूसिव एविडेंस है आपके पास वो क्या है, VGS का मान इंक्रीज करेंगे तो ID का मान क्या होगा, कम होगा। इट मीन्स एज अ फंक्शन अपन कह सकते हैं कि ID इज द फंक्शन ऑफ VGS एंड VDS। जो ड्रेन करंट है वो VDS एंड VGS दोनों का फंक्शन होता है। यहां से अपन कुछ मैथमेटिकल डिस्कशन भी करेंगे, तो शायद इस बात को आप कंप्लीटली समझ गए होंगे कि किस तरह से FET या JFET का N चैनल जो JFET होता है वो वर्किंग प्रोसेस रहेगी। P चैनल इसके जस्ट अपोजिट वर्क करेगा। ध्यान दो, जो आपके पास VGS है वो VGS कैसा है, नेगेटिव। VGS कैसा, नेगेटिव। इट मीन G टर्मिनल किस पोटेंशियल पर है, नेगेटिव पोटेंशियल पर है। लेकिन जो D टर्मिनल है, D टर्मिनल किस पोटेंशियल पर है, पॉजिटिव पोटेंशियल पर है। तो करस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ G के नेगेटिव टर्मिनल और D के पॉजिटिव टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग अपन अगर देखें तो अपन कह सकते हैं कि N चैनल फेट के लिए VGS नेगेटिव होता है और VDS कैसा होता है, पॉजिटिव। लेकिन P चैनल फेट के लिए इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो ये बात आप माइंड करेंगे, रिमाइंडर डालेंगे इस पर कि N चैनल फेट के लिए VGS नेगेटिव और VDS कैसा, पॉजिटिव होता है। लेकिन P चैनल फेट के लिए जब आप इस डिस्कशन करते हैं तो VGS पॉजिटिव होता है और VDS कैसा होता है, नेगेटिव होता है। शायद कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस आप समझ गए होंगे। अब कुछ मैथमेटिकल डिस्कशन भी अपन करना चाहते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट उसका सिंबॉलिक डायग्राम दिया हुआ था P चैनल का और पूछ लिया ये किसका है। तो सिंबॉलिक डायग्राम पर भी आप फोकस रखेंगे, थ्योरेटिकल फोकस भी आप रखेंगे। क्योंकि हर बार वो सिंबॉलिक डायग्राम तो देगा नहीं FET में, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और बदलाव भी जरूरी है। नया जो बदलाव है वो आज का जो थ्योरेटिकल डिस्कशन है, थ्योरेटिकल डिस्कशन में आप देख पाएंगे बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कि VGS के साथ
डिप्लीशन रीजन में किस तरह से परिवर्तन होता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, दोनों तरह से या नन। तो जैसे ही आप VGS कनेक्ट करेंगे तो जो डिप्लीशन रीजन बनती है वो यूनिफॉर्म बनती है, लेकिन VDS के साथ किस तरह से चेंज होगा, नॉन यूनिफॉर्म, ग्रेजुअली डिक्रीमेंट, ऊपर से नीचे आएंगे तो ग्रेजुअली डिक्रीमेंट होता है VDS के साथ। दूसरी बात, ID किस तरह से डिपेंड करती है VDS और VGS पर, ID VDD के बढ़ाने पर बढ़ती है लेकिन VGS के बढ़ाने पर कम होती है। इन बातों पर डिस्कशन करेंगे और कर भी लिया है एक्चुअल में। मीन्स ID इज अ फंक्शन ऑफ VDD एंड VGS, दोनों का फंक्शन होती है। इसके साथ ही एक छोटी सी डेफिनेशन बनती है, आप टाइटल डाल के लिख लेंगे, पिंच ऑफ वोल्टेज किसे कहते हैं। VDD या VDS का वह निश्चित मान जिस पर ID का मान कांस्टेंट हो जाता है उसे पिंच ऑफ वोल्टेज कहा जाता है, संकुचन वोल्टेज कहा जाता है। जिस पर ID का मान अचानक बढ़ जाता है उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। पूरी कहानी आप नोट्स में एज इट इज वीडियो को पॉज कर करके लिखेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर रिजल्ट और बेटर आउटपुट प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा, अब कुछ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आपने ये देख लिया कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या है। ID और VDD के बीच में खींचा गया वक्र आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहलाता है। और यहाँ से अपन ड्रेन रेजिस्टेंस प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला जो डिस्कशन रहेगा नेक्स्ट, टाइटल डालो ड्रेन रेजिस्टेंस। जिसको अपन लिखेंगे RD। देखो रेजिस्टेंस मीन्स व्हाट, वोल्टेज अपॉन करंट, इसलिए ड्रेन रेजिस्टेंस मीन्स आउटपुट वोल्टेज डेल्टा VDS लिख दो चाहे डेल्टा VDD लिख दो अपॉन ड्रेन करंट इज ID, आउटपुट के करस्पॉन्डिंग, इसको कहते हैं ड्रेन रेजिस्टेंस। VDD लिख दो चाहे VDS लिख दो, एक ही बात है। और करंट क्या है, ड्रेन करंट, जिसको आपने डिफाइन किया ID। नेक्स्ट डिस्कशन की बात करते हैं जिसको कहते हैं ट्रांस कंडक्टेंस रेशियो। ट्रांस कंडक्टेंस रेशियो जिसको डिफाइन करते हैं GM से, और BJT के केस में भी किया था। क्या होता है ट्रांस कंडक्टेंस रेशियो, आउटपुट करंट तथा इनपुट वोल्टेज का रेशियो ट्रांस कंडक्टेंस रेशियो कहलाता है। आउटपुट करंट इज ड्रेन करंट, सो डेल्टा ID एंड इनपुट वोल्टेज इज VGS, तो डेल्टा VGS, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, ट्रांस कंडक्टेंस रेशियो कहलाता है। इसके अलावा देखो वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन कोफिशिएंट, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन कोफिशिएंट जिसको अपन डिनोट करेंगे म्यू से। वोल्टेज प्रवर्धन गुणांक, प्रवर्धन गुणांक मीन्स आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज पढ़ते आए हैं। आउटपुट में क्या है आपके पास VDS, इट मीन्स डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा VGS। VDS पॉजिटिव, VGS नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव साइन लगा देते हैं। ओवरऑल रिजल्ट चाहे P चैनल के लिए भी आप करेंगे तो भी नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पर VGS पॉजिटिव हो जाएगा और VDS कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। सो म्यू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा VGS। ये 3 स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मीन्स पूछे जाने की पॉसिबिलिटी भी है। FET के केस में अभी तक तो सिंपल क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इन फ्यूचर हर बार सिंपल नहीं होंगे। हो सकता है डायरेक्ट कोई रिलेशन यूज करवा लें, हो सकता है कोई न्यूमेरिकल दिया जाए, उस पर भी अपन डिस्कशन करेंगे किस तरह का न्यूमेरिकल आया हुआ है। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहता हूं और VGS और VDS को रीअरेंज करके अपन फाइंड आउट करेंगे इन तीनों के बीच में रिलेशन। देखो इसी को रीअरेंज कर देते हैं, यहीं कंटिन्यू आप लिखते जाएंगे। व्हाट इज म्यू, म्यू इज माइनस, क्या इस इक्वेशन को इस फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा ID इंटू डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS। थोड़ा सा रीअरेंज करें तो म्यू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा ID इज RD, सो माइनस RD इंटू डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS इज GM, सो म्यू इक्वल्स टू
माइनस आर डी इंटू जी एम। इन तीनों के बीच में रिलेशन है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेशन डायरेक्ट याद रहना चाहिए, म्यू इक्वल्स टू माइनस आर डी इंटू जी एम। यदि आप इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा पॉजिटिव, सो म्यू इक्वल्स टू आर डी इंटू जी एम। अच्छा, आपने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की बात कर ली। अब एक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स वक्र खींचते हैं उसके लिए और डिस्कस करते हैं उस पर भी। टाइटल डालो, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, अंतरित अभिलाक्षणिक वक्र। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वक्र था आउटपुट करंट आईडी, जिसको अपन ड्रेन करंट कहते हैं, और आउटपुट वोल्टेज VDS के बीच में। जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होता है वो किस किस के बीच में होता है, ध्यान दें, ID और VGS के बीच में होता है। लेकिन VGS तो पॉजिटिव तो आपने लगाया ही नहीं, तो VGS कैसा होगा, नेगेटिव। तो आप क्या लिखेंगे, ड्रेन करंट ID तथा VGS के मध्य खींचा गया वक्र अंतरित अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है, जबकि VDS क्या रहेगा इसमें, कांस्टेंट। VDS को चेंज नहीं करेंगे। वहाँ पर जब आपने आउटपुट में स्टडी की थी तो VGS कांस्टेंट था, जब इनपुट के साथ स्टडी कर रहे हैं, VGS के साथ स्टडी कर रहे हैं, तो VDS क्या रहेगा, कांस्टेंट। कम टू द पॉइंट, जब आपने 0 वोल्ट VGS लगाया था, जब आपने 0 वोल्ट VGS लगाया था, एक्चुअल में ये ID कह दो या अपन कह सकते हैं IDS, मीन्स ड्रेन सैचुरेशन करंट। जब आप डिस्कशन कर रहे थे उस पॉइंट पर VGS इक्वल्स टू 0 था, तो क्या IDS का मान मैक्सिमम था। कम टू द पॉइंट और देखो उस ग्राफ को, जब VGS इक्वल्स टू 0 था तो इसी को ही तो आपने IDS कहा था, ड्रेन सैचुरेशन करंट। ड्रेन सैचुरेशन करंट का मान मैक्सिमम। जैसे ही आपने VGS का मान बढ़ाया, नेगेटिव किया -1 वोल्ट, तो क्या IDS का मान कम हुआ, यस। जैसे आप VGS का मान और बढ़ाएंगे तो IDS का मान और कम होगा। जैसे जैसे आप VGS का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे IDS का मान कम होता जाएगा। लेकिन VGS इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग IDS का मान क्या है, मैक्सिमम है। तो जब आप ग्राफ देखेंगे तो VGS इक्वल्स टू 0 पॉइंट पर IDS क्या, मैक्सिमम, और इस IDS के मैक्सिमम मान को IDSS कहते हैं। ये क्या है, IDS, ड्रेन सैचुरेशन करंट का मैक्सिमम मान। सिंबल को समझना भी जरूरी है। IDS क्या है, ड्रेन सैचुरेशन करंट। IDS क्या है, IDSS क्या है, IDS का मैक्सिमम मान, मैक्सिमम मान। लेकिन कब, जब VGS कितना हो, 0। VGS इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग कहलाता है IDSS। जैसे जैसे आप VGS का मान बढ़ाएंगे, -1 वोल्ट लाएंगे, तो IDS का मान कम होगा ना उस ग्राफ से, और बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे आप VGS का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ID का मान कम होता जाएगा, ID का मान कम होता जाएगा, और फाइनली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर IDS का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आप इस वक्र की टेंजेंट खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो इस स्पर्श रेखा, परवलय का समीकरण प्राप्त हो रहा है ना, ये परवलय का समीकरण, जब आप इसकी टेंजेंट बनाते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, तो एक्चुअल में ये जो टेंजेंट है वो VP/2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इट मीन्स इस टेंजेंट के लिए VGS इज व्हाट, नेगेटिव रहेगा ना, क्योंकि VGS नेगेटिव, इसलिए VP भी कैसा, पिंच ऑफ वोल्टेज भी नेगेटिव होता है। सो -VP/2 किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, -VP/2 मीन्स इसके स्लोप है, एक्चुअल में ऐसा कह सकते हैं। स्लोप जब आप निकालेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो आपके पास VGS इक्वल्स टू क्या आएगा, -VP/2। ध्यान रखेंगे, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व किस किस के बीच में, ड्रेन करंट और VGS के बीच में, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन वाला नहीं आएगा, क्योंकि VGS आपने पॉजिटिव अप्लाई किया ही नहीं है, और पॉजिटिव अप्लाई नहीं किया तो आप इस डायरेक्शन में कर्व बनाएंगे, और कर्व बनाकर जब आप इस पर टेंजेंट खींचते हैं, तो ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, VP/2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इट मीन्स VGS इक्वल्स टू -VP/2, और एक परवलय का समीकरण आपको प्राप्त होता है, और उस परवलय के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन IDS इक्वल्स टू IDSS 1 - VGS/VP का होल स्क्वायर। याद रखेंगे इक्वेशन,
इस पर अब भी डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले इसी पर करेंगे। IDS इक्वल्स टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। ध्यान दो, क्या न्यूमेरिकल पूछा गया था 2011 में, मैं उसको लिखना चाहता हूँ। 2011 में बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछा गया था। न्यूमेरिकल में डिफाइन किया हुआ था IDSS इक्वल्स टू 12 मिली एम्पियर, एंड ऐसे लिखा हुआ था, जिस लैंग्वेज में वो लिखा हुआ था उसी लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूँ, V ऑफ इक्वल्स टू -4 वोल्ट, V ऑफ इक्वल्स टू -4 वोल्ट, एंड लिखा हुआ था VGS इक्वल्स टू -1 वोल्ट, और क्वेश्चन में पूछा गया था IDS। बहुत ही सिंपल और सॉफ्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस ऑफ का मतलब पिंच ऑफ रहेगा। ऑफ मीन्स पिंच ऑफ वोल्टेज, ध्यान रखेंगे आप भी, एग्जाम में आपको ऐसी पॉसिबिलिटी मिलती है तो इसको पिंच ऑफ वोल्टेज कहेंगे। अच्छा, IDS पूछा गया था, इससे सिंपल क्वेश्चन तो शायद होगा ही नहीं। IDS इक्वल्स टू अपन जानते हैं IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। ये बात मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, VP नेगेटिव VGS नेगेटिव दोनों के मान हमेशा नेगेटिव ही होंगे। अच्छा, इधर कंसिडर करो, V ऑफ पिंच ऑफ वोल्टेज आपने कितना लगाया, -4 वोल्ट। सो VDS इक्वल्स टू ये रखा आपने 12 मिली एम्पियर, ये आ गया 1 माइनस VGS कितना है -1, एंड VP इज -4 का स्क्वायर। इसको रख के सोल्व करना है, जो भी रिजल्ट आएगा वो IDS का रिजल्ट होगा। तो एक न्यूमेरिकल यहाँ से छोटे क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर खींचेंगे तो ये जो आपने लाइन बनाई है वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, -VP/2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है इसको। दूसरी ये इक्वेशन भी डायरेक्ट याद रखेंगे, IDS इक्वल्स टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। तीसरी बात, इस पर न्यूमेरिकल भी आप याद रखेंगे कि किस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। चौथी बात और कर लेते हैं, मैथमेटिकल कंसेप्ट अब सीख रहे हैं, थ्योरेटिकल तो आपने देख ही लिया। नेक्स्ट जो अपना डिस्कशन रहेगा वो रहेगा, देखो ID का रिजल्ट कैलकुलेट करना। ID आप जानते हो, ID का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको डायरेक्ट लर्न करेंगे। आप जानते हैं ID किस किस पर डिपेंड करती है, ID VDD पर डिपेंड करती है, और ID किस पर डिपेंड करती है, VGS पर डिपेंड करती है। इट मीन्स ID इज अ फंक्शन ऑफ VDD एंड VGS, इन दोनों का फंक्शन होगी। इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करो। जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप लिखेंगे DID इक्वल्स टू डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VDD। यहाँ पर लिख देते हैं इसको VDS, एक ही बात है, डेल्टा VDD या VDS इंटू DVDS प्लस डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS इंटू DVGS। माइंड इट, DID इक्वल्स टू, दिस इज ड्रेन करंट अपॉन आउटपुट वोल्टेज, जबकि अपन ने पढ़ा था ड्रेन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा ID। तो ये उस ड्रेन रेजिस्टेंस का अपोजिट है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन RD इंटू DVDS प्लस, ये चेक करो क्या है, डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS अपन ने पढ़ा था, दिस इज GM इंटू DVGS। आगे देखो, थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। यदि वेरिएशन बहुत कम हो, इसका मतलब परिवर्तन न के बराबर हो, वेरिएशन नगण्य हो, तो इस इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं, DID को अपन लिख सकते हैं ID इक्वल्स टू VDS, DVDS को अपन लिख सकते हैं VDS डिवाइडेड बाई RD प्लस GM इंटू VGS। एक ये मैथमेटिकल इक्वेशन रहेगी जिसको आप डायरेक्ट लर्न रखेंगे, क्योंकि फेट से रिलेटेड इतना टफ क्वेश्चन अभी तक तो पूछा नहीं है, और यदि पूछे जाने की पॉसिबिलिटी भी है इस बार या कभी, तो आप डायरेक्ट रिलेशंस भी याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट रिलेशन आपको पूछ लिया जाए। तो इस तरह से आप डायरेक्ट रिलेशन ID इक्वल्स टू VDS अपॉन RD प्लस GM इंटू VGS याद रखेंगे। अच्छा, अगला एक और डिस्कशन रहेगा, और देखो वो डिस्कशन क्या रहेगा, आपको कैलकुलेट करना होगा नेक्स्ट डिस्कशन में GM इक्वल्स टू
टू वीपी ओवर रूट IDS IDSS, ये रिलेशन जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको भी याद रखना है। अच्छा, वैसे प्रूफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है ये, फिर भी अपन देख लेते हैं। आपने लिखा था IDS इक्वल्स टू, क्या इक्वेशन थी? IDS इक्वल्स टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। ID में जितना वेरिएशन होगा IDS में उतना ही वेरिएशन होगा। इट मीन्स इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू VGS, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू VGS, डेल्टा IDS अपॉन डेल्टा VGS इक्वल्स टू IDSS इंटू 2 1 माइनस VGS अपॉन VP, और इस ब्रैकेट वाले टर्म का दोबारा करना पड़ेगा, सो 0 माइनस 1 अपॉन VP। अच्छा, डेल्टा ID या डेल्टा IDS अपॉन डेल्टा VGS इज GM, अभी लिखा था अपन ने, करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम या सैचुरेशन के करस्पॉन्डिंग, सो GM इज माइनस 2 अपॉन VP IDSS, क्या बचेगा 1 माइनस VGS अपॉन VP। चलो इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके यदि आप लिखें 1 माइनस VGS अपॉन VP इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, रूट में IDS अपॉन IDSS, ऐसी इक्वेशन आई। इट मीन्स 1 माइनस VGS अपॉन VP की जगह क्या लिख सकते हैं आप, रूट में IDSS अपॉन IDS रखते हैं इस रिजल्ट को यहाँ, और मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेंगे तो 2 अपॉन VP, ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, और ये आ जाएगा IDSS, और ओवर रूट में आपके पास आ जाएगा IDS डिवाइडेड बाई IDSS। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो आपके पास फाइनली जो लिखा हुआ है वो रिजल्ट आ जाएगा। इस टाइप की इक्वेशंस आपको डायरेक्ट याद रखनी है, GM इक्वल्स टू 2 अपॉन VP ओवर रूट IDS IDSS। अच्छा, इसके अलावा एक छोटा सा डिस्कशन और बचा है, अभी जाना नहीं है। दो FET को पैरेलल क्रम में कनेक्ट कर दिया जाएगा तो एक डायरेक्ट रिलेशन यहां से भी निकल कर आता है, तो क्या होगा उस पर भी अपन डिस्कशन करना चाहते हैं। एज ए क्वेश्चन ही ले लेते हैं, दो FET का समांतर क्रम संयोजन, ध्यान देंगे, दो FET है आपके पास, मान लेते हैं प्रथम जो FET है, प्रथम FET का वोल्टेज परिवर्धन गुणांक μ1, दूसरे FET का वोल्टेज परिवर्धन गुणांक μ2। प्रथम FET का ड्रेन रेजिस्टेंस RD1, दूसरे का RD2। फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग जो ट्रांस कंडक्टेंस है वो GM1, दूसरे के करस्पॉन्डिंग GM2। सबसे पहले शॉर्टकट तरीका, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, तो ओवरऑल जो म्यू आएगा वो ओवरऑल म्यू क्या होगा, μ1 RD2 प्लस μ2 RD1 अपॉन RD1 प्लस RD2। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, μ1 RD2 प्लस μ2 RD1 अपॉन RD1 प्लस RD2। कंफ्यूजन जो होगा, जो कंफ्यूजिंग टर्म रहेगा वो यहाँ रहेगा कि RD1 आएगा कि RD2, μ1 के साथ RD2 और μ2 के साथ RD1 अपॉन डिवाइडेड बाई RD1 प्लस RD2, और दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यदि आप रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो अपन जानते हैं टोटल ड्रेन रेजिस्टेंस इज RD1 इंटू RD2 अपॉन RD1 प्लस RD2। सब क्लियर? अच्छा, बात करते हैं इसकी, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि आप ओवरऑल GM लिखें, टोटल GM, तो टोटल GM को अपन क्या लिख सकते हैं, GM1 प्लस GM2 लिख सकते हैं। टोटल GM1 प्लस GM2। इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे तो तीन बातें यहां से निकल कर आई है। जब दो FET को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं जिनके ड्रेन रेजिस्टेंस RD1 एंड RD2 हैं, तो उस कंडीशन में ओवरऑल जो ड्रेन रेजिस्टेंस होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा होता है।
पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए RD1 इंटू RD2 अपॉन RD1 प्लस RD2, दो FET को पैरेलल जोड़ा है आपने। अच्छा, दूसरी बात, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन कोफिशिएंट इज μ1 RD2 प्लस μ2 RD1 अपॉन μ1 प्लस μ2 एंड GM इज GM1 प्लस GM2 रहेगा। ये FET से रिलेटेड आज का लेक्चर था, समझता हूँ आपने एंजॉय किया होगा, और FET से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा शायद आप सही करेंगे, और करना भी चाहिए। यदि 1.25 घंटे के लेक्चर के बाद आप क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो लेक्चर का कोई मीनिंग नहीं रहता है। नेक्स्ट क्लास में जब भी अपन मिलेंगे तो डिस्कशन करेंगे मॉसफेट पर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और उसके भी दो टाइप पर डिस्कशन करेंगे। एक टाइप रहेगा एनहेंसमेंट एंड दूसरा रहेगा डिप्लीशन मॉसफेट। तो आज के लिए इतना ही, एंजॉय करें फिजिक्स को। थैंक्स अ लॉट।